Hello and welcome everyone to your channel Lawpedia, and this is Jasmine. So in today's video we'll be seeing what is check dishonor and what are the various provisions provided under the law to seek relief when your check is dishonored. So आज के हम अपनी इस वीडियो में बेसिकली समझेंगे कि कौन से ऐसे provisions हैं लॉ के जिनका रिलीफ आप ले सकते हैं जब आपका चेक डिसऑनर हो जाता है। साथ ही साथ विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अ चेक डिसऑनर एंड व्हेन डू वी से अ चेक हैज बीन डिसऑनर्ड एंड कुछ रीजंस फॉर द सेम। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है विच इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट व्हाट इज अ चेक। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव seen a check and are aware about what is a check. So check is basically a written commitment by the payer to the payee or the drawee against a sum of money. So now what happens? The payee deposits this check in the bank. जो check payer ने payee को दिया है, payee further जाके ये check deposit करता है कहाँ पे? बैंक में। सो इन आइडियल सिचुएशन क्या होता है? द पेयर्स बैंक ट्रांसफर्स द फंड्स फ्रॉम द पेयर्स अकाउंट टू द पेई अकाउंट। सो आइडियली क्या होता है? जिसने मनी देना होता है उसका बैंक मनी ट्रांसफर कर देता है ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ अ चेक। हाउएवर सर्टेन सिचुएशंस में ड्यू टू सर्टेन रीजंस द पेयर्स बैंक इज नॉट एबल टू ट्रांसफर द funds from the account to the pay and इसी cases में arise होता है check dishonor और check bounce. So I hope आपको basic concept clear है that what is a check and when do we say a check has been dishonored और check bounce हुआ है. This is the basic procedure. Let's quickly move forward. Now while you are understanding the check dishonor aspect, यहाँ पे you must read a very important act and a very important law which is your Negotiable Instruments Act 1881. The basic object of the act is to encourage the usage of check and enhance the credibility of the instrument so that the normal business transactions and the settlement of liabilities could be ensured. So basic aim ही ये था ये act enact करने का that when you are dealing in your business while you're doing your trade to ensure that आपकी liabilities meet हो, to ensure that you get all your payments and all your transactions are conducted smoothly जब भी आप चेक एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, इसी के लिए इनैक्ट किया गया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881. सो दो हम देखते हैं आजकल डिजिटल पेमेंट हैव इंक्रीज ड्रास्टिकली. दैट मीन्स हम मोबाइल ऐप यूज करते हैं, हम ई बैंकिंग यूज करते हैं, बट स्टिल आप देखेंगे अ लॉट ऑफ पीपल एंड इवन वी समटाइम्स यूज चेक एज अ मेथड ऑफ पेमेंट. सो इसी को प्रोटेक्ट करता है एंड इसी के लिए रेगुलेट करने के लिए है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881. नाउ कौन सा चैप्टर है जो रेफर करता है डिसऑनर को? सो द चैप्टर 17 of the act and the sections 138 to section 142 of the Negotiable Instrument Act 1881 states the penalties in case of dishonor of certain checks for insufficiency of fund in the account. So ये basic chapter है which you can read whenever you want to understand more about what happens in case of dishonor of check. यहाँ पे आप section 147 तक भी read कर सकते हैं, but primarily you can read section 138 to section 142. Now, when I'm talking about dishonor of check फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड इन द अकाउंट, ये एक रीजन है डिसऑनर ऑफ चेक का. डिसऑनर ऑफ चेक कई अदर रीजंस की वजह से भी हो सकता है एंड दैट वुड ऑल्सो कम अंडर योर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881. लेट्स सी दोज रीजंस. नाउ इवन इफ यू आर नॉट अ लॉ स्टूडेंट या आप लॉ बैकग्राउंड से नहीं हैं, आपको पता होने चाहिए वो रीजंस जिसकी वजह से आपका चेक डिसऑनर हो सकता है. Firstly, the issuer of the check did not have sufficient balance in the account. Now, this is a very basic reason. अगर बैलेंस ही नहीं है अकाउंट में तो कहाँ से you will fulfill the checks
अमाउंट और कहाँ से यू विल गिव द अमाउंट ऑफ द चेक. ओके, सो इस वजह से डिसऑनर हो जाता है आपका चेक. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप एक सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन करके चलें अपने अकाउंट्स में. सिग्नेचर ऑन द चेक डिड नॉट मैच एग्जैक्टली, सो दैट्स व्हाई वी आर ऑफन टोल्ड कि प्लीज अपने साइन ध्यान से करिए, हर जगह डिफरेंट साइन मत करिए बैंक में, बिकॉज in case of the signature not matching exactly आपका चेक डिसऑनर भी हो सकता है. So make sure when you're signing something for the banking purposes you maintain a uniform sign. आप अपने साइन सेम रखें और कोशिश करें कि आप साइन को प्रॉपरली कर रहे हैं. नेक्स्ट एस्पेक्ट इज अकाउंट नंबर्स फेल टू मैच. ना समटाइम्स ये भी हो सकता है कि हमने ही गलत अकाउंट नंबर एंटर कर दिया है or the other person has entered a wrong account number. So इनके मिसमैच से भी आपका चेक डिसऑनर हो सकता है. एंड इवन इन केस ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी अगर आप गलत अकाउंट नंबर एंटर कर देंगे, पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे. नाउ डिसफिगर्ड एंड डैमेज चेक्स में ऑल्सो बी डिसऑनर्ड बाय द बैंक्स. नाउ नॉट इन ऑल केसेस किस एक्सटेंट तक आपका चेक डैमेज एंड डिसफिगर्ड है, इसीलिए ये कहा जाता है कि जब आपने एक चेक बना लिया है आप उसे एक सिक्योर प्लेस पे रख दें ताकि वो ना डैमेज हो ना उसे कुछ इम्पैक्ट हो. नाउ द नेक्स्ट रीजन वुड बी issuer may choose to stop the payment. Now sometime the issuer of the check, that means मैंने चेक इशू किया है एंड मैं ही अपने बैंक को डायरेक्ट कर देती हूँ कि पेमेंट नहीं करनी या स्टॉप दी पेमेंट. उन केसेस में भी आपका चेक डिसऑनर हो सकता है and then the other person will hold you liable under the section 138 of the Negotiable Instruments Act. नाउ यहाँ पे आई वॉन्ट टू इलेबरेट ऑन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर. आप ये पूछ सकते हैं कि सेक्शन 138 तो सिर्फ एक तरीके की लाइबिलिटी की बात करता है, यानी कि जब इनसफिशिएंट फंड्स होंगे अकाउंट में तभी आपका डिसऑनर होगा, तभी आप उसे 138 के अंडर लाइबल करेंगे. No. Dishonor on the ground that the signatures do not match, some images not found would also constitute dishonor under the section 138 of the Negotiable Instruments Act. And return of check, let's say check return हो गया है on account of the account not existing, that means issuer ने account ही बंद कर दिया है and फॉर दैट रीजन आपका चेक वापस आ जाएगा. ये भी आएगा सेक्शन 138 के अंदर. स्टॉप पेमेंट की इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द इशुअर कैन ऑल्सो मेक द इशुअर लायबल अंडर सेक्शन 138 ऑफ द NI Act 1881. नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड एंड यहाँ पे मैंने एक बहुत ही इलेबरेट डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि बेसिक मैकेनिज्म क्या है, होता क्या है, चेक जाता कैसे है, बैंक में प्रेजेंट कब करना है, नोटिस क्या है, क्यों इशू करना है, एंड फाइनली आप क्रिमिनल कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 कब करेंगे. नाउ लेट्स से एक पर्सन है जो बी को चेक इशू करता है फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एनी डेप्ट और अदर लाइबिलिटी. दैट मीन्स ए ने कुछ पैसे देने थे बी को, उसी के लिए ए ने प्रेजेंट कर दिया चेक दैट हे यू गो बी, ये चेक ले लो एंड दिस इज योर मनी. नाउ बी इज अ वेरी इनोसेंट पर्सन. बी गो स्ट्रेट टू द बैंक and that is within a period of 3 months and presents the check. Now very important यहाँ पे नोट करना है, the check should be presented to the bank within a period of 3 months or the validity of the check whichever is earlier. So एक period prescribed है 3 months का जिसके अंदर आपको बैंक को चेक प्रेजेंट करना होगा. Now, जब बी ने बैंक को चेक प्रेजेंट किया, so unfortunately the check was returned by the bank unpaid. अब यहाँ पे भी बहुत सरप्राइज हो गया कि चेक तो रिटर्न हो गया अनपेड. नाउ जब चेक रिटर्न होता है अनपेड, बैंक आपको एक मेमो भी इशू करती है. इन सब में डेट्स भी होती हैं. सो मेक श्योर आप डेट्स के बारे में अवेयर हो बिकॉज देयर आर सर्टेन डेट्स दैट यू हैव टू कैलकुलेट व्हेन यू वांट टू गो अंडर सेक्शन 138. Now B बहुत sad हो गया because the check was dishonored and the check was returned and by the bank unpaid. Now B क्या करेगा? B is now एक question आ सकता है, can B straight away go and file a case under 138 of the NI Act? No, because हम नहीं चाहते कि इस फील्ड की litigations बहुत बढ़ जाएं. So the aim of the act is that payments
should be met and एक smooth payment settlement mechanism establish रहे. So now B क्या करेगा? B can issue a legal notice to the drawer within 30 days of the dishonor of the check. Now within 30 days जब से B को information मिली है कि check is dishonored, उसी के 30 days के अंदर अंदर B को issue करना पड़ेगा legal notice to A. And उस legal notice में B can state that the check has been dishonored, so and so reason has been stated by the bank. Please pay the said amount, and B will issue the same legal notice to A stating all the necessary details about the dishonor and about the payment as well, which is to be done. अब क्या होगा? अब A को notice मिलेगा within some time, within like let's say 12 days or 11 days. A को notice मिल जाएगा about the dishonor of check. Now it's A's duty to pay the said amount because the liability is still there. Now notice जब serve किया, अगर उसके 15 दिन के अंदर अंदर A ने पैसे नहीं दिए, A ने फिर fail कर दी to meet his or her liability, then आप फाइल कर सकेंगे केस against A under section 138 of the act. So I hope you could understand कि अगर by mistake also कभी हमारे अकाउंट में sufficient fund नहीं होता है that someone is withdrawn, और by some financial constraints also कि हमने कहीं और पेमेंट दे दी है, so उसके लिए भी अगर हमारे बैंक में फंड नहीं है और चेक डिसऑनर हो जाता है, तब भी लीगल एंड लॉ में ये रेमेडी है कि आपको पहले नोटिस दिया जाएगा, आपको पहले अवेयर किया जाएगा कि चेक हैज़ बीन डिसऑनर्ड, प्लीज पे द said amount as soon as possible. But even after that, even after receiving the notice, अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे, then आपके अगेंस्ट केस फाइल हो सकता है सेक्शन 138 के अंदर. So I hope you understood this basic diagram, which I hope was very useful. So let's quickly move forward and understand the consequences. So अब dishonor हो गया है, notice भी receive हो गया, आपने पे तब भी नहीं किया, 15 days का period भी चला गया. So now you can be a little bit sad. So if a check is dishonored because of the funds in the payer's account were insufficient, it is a criminal offense under section 138 of the Negotiable Instruments Act 1881. यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सिर्फ insufficiency नहीं, कई और क्राइटेरियाज के बेसिस पे अगर आपका चेक डिसऑनर होता है तब भी वो आ जाएगा अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट. नाउ द पेयर मे बी prosecuted for issuing a check against an account with insufficient funds, and the consequences are jail for up to 2 years for issuing a dishonored check, or fine which may extend to twice the amount of the check or with both. If there is a dishonor of check, उसकी एक criminal liability भी होगी जहाँ पे आपको 2 साल की जेल की सज़ा भी हो सकती है. Along with you may have to pay the twice the amount जो आपको initially देना था. दोनों भी हो सकते हैं and एक भी हो सकता है. So now quickly moving forward. So since we are doing the Negotiable Instruments Act video, let's see its amendment also in the year 2018. Now 2018 में amend हुआ Negotiable Instruments Act 1881. 2 important sections add हुए, very basic, very understandable. Section 430, Section 143A and Section 148. सेक्शन 143A ने empower किया कोर्ट को कि while trying an offense under section 138 of NI Act, कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है to the drawer of the check to pay the interim compensation to the complainant on 2 occasions. Firstly, in a summary trial or a summon case where the drawer pleads not guilty to the accusations made in the complaint, and secondly, in any other case upon framing charges. So interim compensation would be up to 20% of the amount of the check. So ये basic provision add किया गया था आपके 2018 amendment से, ताकि जब तक trial चल रहा है and while the offense under section 138 is proved, complainant को कुछ compensation मिल सके when the accused is pleading not guilty. Now secondly is section 148 that has been introduced in the NI Act
for the cases where an appeal is filed against the conviction of the drawer under section 138 of the NI Act, it provides that the appellate court may order the appellant to deposit such sum which shall be a minimum of 20% of the fine or the compensation awarded by the trial court. So even if someone goes in appeal against the conviction of the drawer, उनको compensation देनी पड़ेगी, which is 20% of the fine or the compensation awarded by the trial court. So these are the two amendments done in the year 2018. Let's quickly move here. Section 147 makes the offense punishable under the provisions of the NI Act compoundable. So यहाँ पे हम last समझ लेते हैं. What is compoundable? That means if the original complainant comes to the court, let's say original complainant मैं हूँ, मैं court जाती हूँ and बोलती हूँ that I am withdrawing myself from the prosecution on account of compromise between me and the other party, and the matter has been compounded, then the conviction and sentence have to be set aside and no formal permission to compound the offense is required. So basic यही है कि when the complainant comes to the court and says that he is withdrawing himself from the prosecution on account of the compromise, then the conviction and the sentence have to be set aside. Now last we come to some recommendations for you to be careful and aware. So firstly, use the signature that is registered with bank. So whenever you are signing a check, whenever you are issuing a check, आप वही signature use कीजिए जो आपने बैंक के साथ register किया है. इससे आपकी signature की credibility भी बढ़ जाएगी. अगर आप banking में अलग अलग signature use करेंगे, then the probability of a dishonor of check may also arise. Now ensure that there is a sufficient balance in your account. So whenever you are issuing a check, कोशिश कीजिए कि आप उसी बैंक अकाउंट से चेक इशू करें जिसमें एक मिनिमम सफिशिएंट बैलेंस रहता है. So when you're trading, ensure that one of your bank accounts has a minimum balance. And lastly, fill in the details on the check carefully. Don't scribble अगर चेक में कटिंग हो गई है, so use another one, but fill in the details properly, fill in the details correctly. गलत details मत भरिए. So these are some of the recommendations for you to be careful and alert. Now we are coming to the last slide of our video. Thank you so much for watching. I hope you liked it. Please click the thumbs up button if you did. Please subscribe so that I know कि आपको समझ आ रहा है. And as we always say, till then, stay home, stay safe and keep learning.